नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 2 यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, इसके बाद 6 के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अक्टूबर की क्रांति के बाद में रूस के अंदर क्या बदला। बोल्शेविक जो थे ये निजी संपत्ति के विरोधी थे और इन बोल्शेविकों के द्वारा नवंबर 1917 के अंदर उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसके अलावा जो बड़े भवन थे उन भवनों को ऊपर कब्जा कर लिया गया और उन भवनों के जो मालिक थे उन मालिकों को पर्याप्त हिस्सा छोड़कर बाकी जो हिस्सा था वो बेघरबा या जरूरतमंद जो लोग थे उन लोगों को दे दिया गया। इसके बाद में जो पुरानी पदवियां दी जाती थी रूस के अंदर उन पदवियों पर रोक लगाने का कार्य भी इस प्रतिनिधि के अंदर किया गया। सेना और सरकारी जो अफसर थे उनकी वर्दियों के अंदर बदलाव किया गया। 1918 के अंदर एक परिधान प्रतियोगिता करवाई गई रूस के अंदर और उस परिधान प्रतियोगिता के बाद में जो रूसी टोपी है जिसे बुद्धि युवक का कहा जाता है उस बुद्धि युवक का इसका चुनाव किया गया। ये रूसियों के लिए अनिवार्य की गई। इसके बाद बोल्शेविक जो पार्टी थी इस पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक किया गया। फिर 1917 के अंदर संविधान सभा के चुनाव हुए और इस चुनाव के अंदर जो बोल्शेविक पार्टी थी इसे बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद में रूस के अंदर जो बोल्शेविक पार्टी है इसने असेंबली के अंदर एक प्रस्ताव रखा जनवरी 1918 के अंदर, लेकिन वो प्रस्ताव असेंबली के अंदर पारित नहीं हो पाया, खारिज हो गया। उसके बाद में जो बोल्शेविकों का नेता था व्लादिमीर लेनिन इसने असेंबली बर्खास्त कर दी और इस प्रकार से देखें तो मार्च 1918 के अंदर जो अन्य राजनीतिक सहयोगी थे उन सबकी असहमति थी, उसके बावजूद भी इसने जर्मनी के साथ में एक संधि इसके द्वारा की गई। अब जो ये बोल्शेविक पार्टी है ये अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के रूप में गठित हुई और रूस की एकमात्र पार्टी रह गई। अब रूस जो है एक दलने वाला देश बन चुका था और इस प्रकार से इसके अंदर जो ट्रेड यूनियन थी उन ट्रेड यूनियनों पर भी इस अखिल रूसी कांग्रेस का जो नियंत्रण रहता था और इस अखिल रूसी कांग्रेस को संसद का दर्जा भी बाद में दे दिया गया। अब रूस के अंदर जो आलोचनाएं करते थे रूसी पार्टी की या कम्युनिस्ट पार्टी की, उन आलोचना करने वालों पर नियंत्रण रखने के लिए रूस के अंदर एक पुलिस गुप्तचर प्रणाली का भी पालन किया गया जिसमें OGPU और दूसरी NKVD यह जो रूसी पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी की आलोचना करते थे उन लोगों को दंडित करने का कार्य उसके द्वारा किया जाता था। इसके अलावा उस समय काफी बड़ी संख्या में समाजवादी भावना से प्रेरित होकर या इनकी योजनाओं से प्रेरित होकर कई युवा और कलाकार इस रूसी पार्टी के साथ में जुड़े और भारत में इन युवा और कलाकारों द्वारा कई प्रकार के नए प्रयोग किए गए। लेकिन बाद में इस कम्युनिस्ट पार्टी की जो सेंसरशिप थी यानी कि अभिव्यक्ति पर जो अंकुश लगाया गया उससे उन लोगों का मोह भंग हो गया और वो पार्टी छोड़कर जाने लगे। अब गृह युद्ध, अगला बिंदु गृह युद्ध। अब रूसी पार्टी के द्वारा समाजवाद को फैलाने के लिए जो जमीनें थी उन जमीनों को किसानों के अंदर वापस पुनः वितरण करने का कार्य प्रारंभ किया गया और जो रूसी सेना थी उसमें अधिकतर जो सैनिक थे वह किसान थे और बड़ी संख्या में सैनिक सेना को छोड़कर गांव की ओर लौटने लगे ताकि वो जमीनों को प्राप्त कर सके। अब इस गैर बोल्शेविक जो समाजवादी उदारवादी या जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने इन बोल्शेविक विद्रोह की निंदा उनके द्वारा की गई और इनके नेता दक्षिणी रूस में एकत्रित होने लगे, संगठित होने लगे। फिर 1918 और 1919 के बीच में देखें तो रूस का जो दक्षिणी भाग था उस साम्राज्य पर इन सामाजिक क्रांतिकारी या जाट समर्थक जो थे इनका अधिकार था और इन जाट समर्थक लोगों का सहयोग करने के लिए कई अन्य देशों की सेना जैसे अमेरिकी, फ्रांसीसी, जापानी, ब्रिटिश इनकी टुकड़ियां भी इनके सहयोग करने के लिए तैयार रहती थी। अब
उस गृह युद्ध जब प्रारंभ हुआ बोल्शेविकों के बीच में और जार समर्थकों के बीच में, इस गृह युद्ध के कारण पूरे रूस के अंदर लूटमार, डकैती, भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई। और जो जार समर्थक थे ये निजी संपत्ति के विरोधी थे और इनके द्वारा जो किसान जमीनों पर कब्जा कर रहे थे उन किसानों के प्रति काफी सख्त नीतियां अपनाई थी। इस कारण से इन जार समर्थक लोगों की जो किसान थे उनकी इनके प्रति सहानुभूति कम होने लगी, अर्थात इनका जन समर्थन जो है वह कम होने लगा। अब जनवरी 1920 तक रूसी साम्राज्य पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। अब मध्य एशिया स्थित जो खोआ के बोल्शेविक हैं, इन उपनिवेशों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय उपनिवेशों को समाज राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया गया। आंशिक तौर पर जो गैर रूसी राष्ट्रताओं को मानने वाले लोग थे सोवियत संघ के अंदर, उन लोगों को इन बोल्शेविकों के द्वारा उन्हें समर्थन देने का प्रयास किया गया। राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता उनको दी गई, उन्हें कई प्रकार की छूट दी गई और क्योंकि बोल्शेविकों को स्थानीय सरकारों पर जो अलोकप्रिय या सख्त नीतियां थी वो थोप दी गई। विभिन्न राष्ट्रीयताओं के जो लोग थे, विश्वास करने वाले लोग थे, उनको जीतने का जो प्रयास है वो आंशिक रूप से सफल हो पाया। इस कारण से रूसी गृह युद्ध के अंदर काफी प्रयास देखा। समाजवादी समाज का निर्माण। अब रूस के अंदर जो गृह युद्ध हुआ उस दौरान उद्योग और बैंक इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और जो जमीन थी वो किसानों के अंदर बांट दी गई और उन्हें जमीन पर खेती करने की छूट दे दी गई और इस प्रकार इस सामाजिकरण खेतों का कर दिया गया। अब शासन के लिए केंद्रीकृत शासन प्रणाली योजनाओं को अपनाया गया जिसमें 5 वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उस गति से कार्य किया जाता था। प्रथम 2 वर्ष थे औद्योगिक विकास के लिए था और इस औद्योगिक विकास के लिए जो सरकार ने जो कीमतें थी वो स्थिर कर दी। हालांकि उस समय विकास तो काफी हुआ लेकिन जो मजदूर थे इनको काफी दबाव में काम करना पड़ा। इनकी कार्य स्थितियां काफी खराब थी, इन्हें कम जगह पर रहना, अधिक घंटे इनको काम करना पड़ता था। तो इस प्रकार मजदूरों को काफी सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ती थी। इसके अलावा देखें तो एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था ये विकसित की गई। इसके अलावा जो महिला कामगार थे उन महिला कामगारों के लिए जो बच्चे थे उनके लिए बालवाड़ी की व्यवस्था करना या मजदूरों के लिए सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध सबके लिए करवाना, ये भी उनके लिए किया गया था। इसके अलावा मजदूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकानों का निर्माण करने का कार्य करना। अब ये जो चीजें सरकार कर रही थी ये सभी जगह एक समान रूप से लागू नहीं हो पाई, विकसित नहीं हो पाई क्योंकि सरकार के पास में जो संसाधन थे वो काफी सीमित थे। फिर स्थानीयवाद एवं सामूहिकीकरण 1927 और 1928 के अंदर रूस के अंदर अनाज की काफी कमी हुई। अब लेनिन के बाद में स्टालिन ने इस कम्युनिस्ट सरकार का पावर अपने हाथ में ली और उसका ये मानना था कि अनाज का उत्पादन कम क्यों हो रहा है क्योंकि यहाँ खेतों की संख्या काफी कम है। इन खेतों को अगर बड़ा किया जाए, औद्योगिक खेती की जाए, सामूहिक रूप से खेती की जाए तो अनाज का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए किसानों को सामूहिक खेती के लिए उसने तैयार किया और अनाज जो उत्पादन होता था उसको सरकार को बेचने के लिए अनिवार्य कर दिया और सरकार के द्वारा कीमतें तय कर दी गई। अब उस कीमत पर कई किसान अनाज को बेचने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि जो व्यापारी थे या जो बड़े किसान थे वो अनाज को कम कीमत पर बेचने के लिए तैयार नहीं थे। तो यह लेनिन जो स्टालिन था वो ये समझता था कि ये अनाज के जो व्यापारी है ये कालाबाजारी कर रहे हैं, तो ये अपने पार्टी के जो सदस्य थे उनके माध्यम से इन व्यापारियों के यहाँ पर छापामारी करना या जो संपन्न किसान होते थे रूस के अंदर, बड़े संपन्न किसान उनको कुलक कहा जाता था, उन कुलकों के ऊपर छापामारी करना, उनसे जबरदस्ती अनाज को खरीदने का कार्य सरकार के द्वारा किया गया। अब 1928 में पार्टी के सदस्यों ने जबरन इस अनाज को कुलकों के ठिकानों पर छापेमारी करके वहां से वापस खरीदा। खेतों के समूहीकरण का निर्णय लिया गया। तर्क क्या दिया गया कि अनाज की कमी इसलिए है क्योंकि खेत छोटे और जो छोटे छोटे खेत है इनका समूहीकरण नहीं हो पाता। 1929 में पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेती के लिए काम करने के लिए आदेश दिया
और इस किसानों को जो मुनाफा होता था वो किसानों के अंदर बांट दिया जाता था। इससे किसान काफी नाराज हो गए। बड़े पैमाने पर किसानों ने क्या किया, अपने जानवरों को मारना प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे जानवरों की संख्या काफी कम हो गई। अब इसके बाद में भी इन किसानों पर नियंत्रण करने के लिए जो किसान इनका आदेशों की अवहेलना करते थे उन किसानों को देश से निर्वासन करना या देश निकाला करने का आदेश इनके द्वारा दे दिया गया। सामूहिकीकरण के बावजूद भी उत्पादन में काफी वृद्धि नहीं हुई। पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि इन निर्णयों का विरोध करने लग गए थे और ऐसे लोगों को समाजवाद के खिलाफ साजिश के आरोप लगाकर जेल में डाल दिया गया और उनके खिलाफ कई प्रकार के मुकदमे चलाए गए। अब रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव को देखें तो इस क्रांति से बहुत सारे देश थे जहां पर कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन हुआ। जैसे ब्रिटेन के अंदर द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन, इसका गठन किया गया। इसके अलावा विदेशियों ने भी सोवियत रूस के अंदर जो कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी थी वहां पर कम्युनिस्टों के बारे में शिक्षा प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में आने लगे और सोवियत संघ की वजह से समाजवाद है वो पूरे विश्व पटल पर एक वैश्विक जो पहचान है वो समाजवाद को इस सोवियत रूस के द्वारा ही प्राप्त हो पाई। और सोवियत रूस जो कि पिछड़ा हुआ देश था वो एक विकसित देशों की श्रेणी में आ गया, तो ये समाजवाद के कारण से ही आ पाया और वहाँ की स्थितियाँ काफी अच्छी हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग आलोचना भी इसकी करते हैं क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोगों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं थी। व्यक्तिगत श्रम उद्यम करने वाले लोगों को किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं मिलता था। इसके अलावा कई प्रकार की जो विकास परियोजनाएं सोवियत रूस के अंदर प्रारंभ की गई थी और उन्होंने समय रहते पूर्ण कर ली थी। इसका भी कारण ये था क्योंकि इनकी जो नीतियां थी वो काफी काम के ऊपर दबाव वाली नीतियां थी, अर्थात दमनकारी नीतियों के कारण से उनके द्वारा यह जो विकास परियोजना है उन्हें समय से पूर्व पूर्ण कर दिया गया। अब आज का गृह कार्य आप लिखिए। पहला घर कार्य करना, घर कार्य कर्मा प्रश्न एक। पहला प्रश्न है अक्टूबर क्रांति के बाद अक्टूबर क्रांति के बाद रूस में क्या बदलाव आए? प्रश्न संख्या 2, कुलब किसे कहते हैं?